महादेव बच्चों, आज के वीडियो में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, उसके डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है, हमने उस पर लगने वाले टार्क और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था। और जैसा मैंने कहा था कि इस वीडियो में हम कुछ उस पर प्रॉब्लम्स लेंगे। तो देखो, डाइपोल पर प्योरली जब तक पोटेंशियल ना पढ़ा जाए, प्रॉब्लम्स कम बनती हैं। हार्डली टॉर्क की प्रॉब्लम बनेगी फील्ड के भीतर या फोर्स की प्रॉब्लम बनेगी। तो बड़े लिमिटेड वे से इस बार मैं 2-3 क्वेश्चन अभी ले रहा हूँ इस वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस मैं लूँगा अगले वीडियो में। देखो, डाइपोल पर एक जनरल क्वेश्चन ऐसे बनता है, जो मैं ले नहीं रहा हूँ पर्टिकुलरली, सिर्फ चर्चा कर दे रहा हूँ कि अगर किसी डाइपोल को, मान लो ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच का सेपरेशन 2a हो गया। इस डाइपोल को अगर किसी फील्ड में रखा जाए तो टार्क और फोर्स को लेकर हमारी एजम्पशंस क्या होंगी, हमारे रिजल्ट्स क्या होंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और हमने किसी फील्ड में रख दिया और फील्ड बाय द वे यूनिफॉर्म है, तो अगर ये फील्ड यूनिफॉर्म है तो यहाँ पर जो यहाँ जो फोर्स लगेगा वो क्यू ही हो जाएगा, और यहाँ जो फोर्स लगेगा वो क्यू ही हो जाएगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये तो मस्ट है कि अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो डाइपोल पर, मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, नेट फोर्स हमेशा ही जीरो होगा। टार्क जीरो हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। अगर ये थीटा नॉन जीरो है तो बिल्कुल टार्क जीरो नहीं होगा। थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए या 180 डिग्री हो जाए, मीन्स पी और ई पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए तो टार्क क्या हो जाए? जीरो हो जाए। बाय द वे, अगर ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, तो अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी तो इस फोर्स की वैल्यू इसके बराबर नहीं होगी, तो नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा। यानी कि मस्ट है कि अगर किसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा। टार्क जीरो हो भी सकता है, नहीं भी जीरो हो सकता है। अगर ये थीटा 0 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए तो टार्क जीरो हो सकता है। अगर ना हो तो टार्क जीरो होने की कोई संभावना नहीं है। तो ये सिंपल क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है और ये बड़ा बेसिक है, इसलिए इसको मैं बहुत डीपली एनालाइज नहीं करना चाह रहा हूँ, काम भर मैंने बता दिया और ये फील्ड और टार्क की प्रॉपर्टी से ही आया। 2 क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ जो तुम्हारी जेईई मेंस में पूछे जा चुके हैं, और जैसा मैंने बताया था कि मेरा पूरा फोकस सिर्फ डाइपोल के इंटरेक्शन से है, अगर उसे किसी बाहरी फील्ड में रखा जाए या खुद की जो फील्ड वो पैदा करता है। पोटेंशियल वगैरह का कंसेप्ट मैं लेकर नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने पोटेंशियल आपको नहीं पढ़ाया है। ओके, तो देखो बेटा, एक क्वेश्चन जेईई मेंस का मैं ले रहा हूँ, मैं डिटेल लिख नहीं रहा हूँ, मैं समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज ए फिक्स्ड डाइपोल मोमेंट P which makes an angle theta with the x axis। देखो, ये x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, और एक शॉर्ट डाइपोल है, एक छोटा सा डाइपोल है, और उसके डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है, अगर डाइपोल मोमेंट को मैं p कहूं तो p जो है x एक्सिस से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज ए फिक्स्ड डाइपोल मोमेंट p which makes an angle theta with x axis। तो डाइपोल के डाइपोल मोमेंट की वैल्यू स्थिर है, कांस्टेंट है, और ये डाइपोल मोमेंट x एक्सिस से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। अब क्या है कि इस डाइपोल को एक बाहरी फील्ड में रख दिया जा रहा है, और दिया गया है फर्स्ट केस में कि जो फील्ड की डायरेक्शन है वो x एक्सिस की डायरेक्शन है, और फील्ड को ऐसे लिखा जा रहा है E वेक्टर बराबर ई आई कैप। तो कोई भी जानेगा कि फील्ड यूनिफॉर्म है, फील्ड की डायरेक्शन x एक्सिस की डायरेक्शन है, उसकी वैल्यू है E1। तो इन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर जो टार्क एक्ट कर रहा है उसका एक्सप्रेशन है T1 बराबर, T1 वेक्टर बराबर टाउ के कैप, टाउ के कैप। तो मैं फिर से बात रिपीट कर दूं कि x एक्सिस की दिशा से थीटा डिग्री के एंगल पर एक डाइपोल रखा है जिसका डाइपोल मोमेंट p है, और
इस पूरे अर्जुमेंट को इस बाहरी फील्ड में रखा गया है। ये फील्ड यूनिफॉर्म है क्योंकि यहाँ पर ये कांस्टेंट है और डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की। तो इस फील्ड के भीतर ये जो डाइपोल टार्क फिल कर रहा है, टार्क की वैल्यू है टाउ k1। अगले केस में क्या हो रहा है कि सब कुछ यही है, ये एक्स एक्सिस है, पी सब कुछ फिक्स है, ये थीटा है। लेकिन अब जिस फील्ड के भीतर ये डाइपोल रखा है वो फील्ड की वैल्यू है E2 और E2 जो है एक्स वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है। E2 को लिख दिया जा रहा है E2 इक्वल्स, ये E2 है, E2 को लिखा जा रहा है E2 वेक्टर बराबर √3 E जे कैप, ये है। अब इस फील्ड के भीतर इसको रखा जा रहा है तो जो टार्क टाउ2 लग रहा है, टाउ2 का T2 का रिलेशन इस T1 से है माइनस T1। तो हमें बताना है कि थीटा क्या होगा। मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट कर दूं आपके लिए, हालांकि मैं क्वेश्चन रिपीट कर चुका हूं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग ए डाइपोल मोमेंट p मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। और ये सब कुछ फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है। इस पूरे अरेंजमेंट को पहली बार एक बाहरी फील्ड E1 में रखा जा रहा है। E1 की वैल्यू है E आई कैप, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है और वैल्यू कांस्टेंट है। तो जो टार्क फील हो रहा है, टार्क का एक्सप्रेशन दे दिया गया है टाउ के कैप। और अगली बार इसी अर्जुमेंट को किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है जिसका नाम E2 है और E2 है √3 E जे कैप, मीन्स वाई एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो टार्क फील्ड हो रहा है, टार्क की वैल्यू है टाउ2 और टाउ2 जो है माइनस टी टाउ1, ये दे दिया गया है। तो हमें बताना है कि थीटा क्या होगा। देखो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, अगर यहां से हम सिर्फ अगर हम टार्क का मैग्नीट्यूड निकालें तो टार्क का मैग्नीट्यूड होता है T1 हो जाएगा, जिसे टाउ के कहा जा रहा है, लेकिन हो जाएगा P E1 और साइन थीटा। क्यों? क्योंकि टार्क का फार्मूला तुम्हें पता है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, टार्क का फार्मूला पता है, टार्क होता है P क्रॉस E, टार्क होता है P क्रॉस E। P इधर है, E इधर है, तो जब P क्रॉस E करेंगे तो देखो P की जगह हम रख दिया P और E की जगह रख दिया हमने, देखो P और E के बीच एंगल कितना है, थीटा डिग्री है। तो अगर हम डायरेक्ट मैग्नीट्यूड की बात करें और इसे मैं लिख दूं T1 जैसा कि दिया गया है, तो T1 हो जाएगा PE1 और साइन थीटा, साइन थीटा। और डायरेक्शन बिल्कुल हो गई, डायरेक्शन हो जाएगी P क्रॉस E। तो P इधर है, इधर है, ये के कैप हो गया। तो ये सही दिया गया है कि जो टार्क की दिशा हो गई इनटू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड हो गई। अब आओ, तो ये हमने ये लिख दिया। चलो एक इक्वेशन हमने 3 लिख दिया और इसे हमने हटा दिया। अब कह रहे हैं कि पूरा अर्जुमेंट, ये पूरा अर्जुमेंट जो है अब एक दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में है जिसकी वैल्यू इधर है। तो अब देखो अगर यहाँ टार्क T2 निकालें तो टार्क T2 हो जाएगा, देखो ये P है और ये है, इस एंगल को देखें तो ये मिलकर 90 होता है, ये हो गया 90 माइनस थीटा। टार्क का फॉर्मूला है P क्रॉस E, PE साइन थीटा। तो P की जगह P रखा, E की जगह हमने E2 रखा और साइन को साइन रखा, थीटा के प्लेस रख दिया हमने 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया PE2 कॉस थीटा, ये हो गया T2, ये इक्वेशन हो गया 4। अगर जहां तक डायरेक्शन की बात है तो देखो ये P है और ये E है, तो कुल मिलाकर जो टार्क T2 डायरेक्शन हो गई ऐसे हो गई। अगर भीतर को हमने के कैप कहा तो इसको माइनस के कैप कहा। यही वजह है कि T2 की जो डायरेक्शन है
T1 के उल्टा है, माइनस मतलब कि अपोजिट है। अब इन्होंने रिलेशन दिया है, तो हमने कुल मिलाकर T2 निकाल लिया, T1 निकाल लिया। अब इन्होंने रिलेशन है T2 जो है T1 के इक्वल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो कुल मिलाकर अगर हम इसे मिटा दें और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, तो T2 वेक्टर का जो मॉड हो जाएगा वो T1 वेक्टर के मॉड के इक्वल हो जाएगा। मीन्स मैथमेटिकली या न्यूमेरिकली T2 T1 के बराबर हो गया। तो जब T2 T1 के बराबर हो गया तो वैल्यू को रख देते हैं। तो वैल्यू को रखोगे, यहां रख दिया जाए तो देखो T2 के प्लेस में रख दिया PE1 सॉरी PE2 cos थीटा, और ये हो गया PE1 sin थीटा। ओके, यहां देखो बेटा P से P कैंसिल आउट हो गया, tan थीटा हो गया E2 अपॉन E1। E2 की वैल्यू थी √3e, E1 की वैल्यू थी E, कैंसिल आउट हो गया और tan थीटा मिला, tan थीटा हो जाएगा √3। तो आप जानते हो कि थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि एक्स एक्सिस से जो डाइपोल मोमेंट का एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा भी एक छोटा सा क्वेश्चन 2019 जे मेंस का है, और ऐसे क्वेश्चन बड़े फेमिलियर हैं, कई बार आप लगा चुके हो या लगाओगे। मैं सीधे डायग्राम बना रहा हूं और डायग्राम को समझा रहा हूं। तो उन्होंने दिया है सी, this is x-axis and this is y-axis. 3 charges are kept in this position. ये Q है, ये Q है और ये -2Q है। ये लेंथ L हो गई, लेंथ L है, ये लेंथ L है। हमें बताना है कि सिस्टम मिलकर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहा है उस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, इस पूरे सिस्टम के इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। और उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं। ऑप्शन ए ये है √3 QL J माइनस I कैप बाई √2, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है 2QL J कैप। सी ऑप्शन है -√3 QL J कैप, और लास्ट ऑप्शन है QL I कैप प्लस J कैप बाई √2। तो कुल मिलाकर इन्होंने क्वेश्चन ही दिया है कि 3 चार्जेस आर अरेंज्ड at the corners of an equilateral triangle of length L. This is x-axis, this is y-axis. We have to find out net electric dipole moment of this assembly. तो देखो बेटा, ऐसे केसेस भी करते क्या हैं कि इस चार्ज के 2 हिस्से कर लेते हैं इन इमेजिनेशन -q एंड -q। तो जब इसके 2 हिस्से कर लेंगे -q एंड -q, तो इस -q और इस +q को लेकर हम एक डाइपोल बनाएंगे जिसका एक डाइपोल मोमेंट होगा, और फिर इस -q और इस +q को लेकर एक दूसरा डाइपोल बनाएंगे जिसका एक डाइपोल मोमेंट होगा, और दोनों डाइपोल मोमेंट को हम वेक्टरली एड अप कर देंगे। तो देखो ये -q +q मिलकर
एक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल तो बना रहा है जिसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू इधर हो गई, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हो गई P1 मान लिया। अब ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू मिलकर एक दूसरा डाइपोल बना रहे हैं जिसके डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन हमने ऐसे दिखा दिया और वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो जहां तक P1 की बात है, जितना P1 है उतना P2 है, और डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है कि किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड और बीच का सेपरेशन। तो इन दो चार्जेस की वैल्यू सेम है और बीच का सेपरेशन L है, तो P1 भी यही है, P2 भी L है, यही है। अब बहुत सिंपल हो गया कि आपके सामने बस दो वेक्टर हैं, एक P1 है, एक P2 है, और इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के कई तरीके हैं। एक तरीका है कि हम इनके बीच का एंगल देख लें और ऐसे अलग से बना लें कि इनके बीच का एंगल देख लें। दिस इज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज 60 डिग्री। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। अब इनके रिजल्टेंट निकालने के दो रास्ते हो गए। एक तरीका यह है कि हम अगर P1 के कंपोनेंट लें तो ये एंगल हो गया 30 और ये हो जाएगा भी 30, तो ये होगा 30, ये भी हो गया 30। अब P1 के दो कंपोनेंट मिले, P1 cos 30, P1 cos 30, P1 cos 30 इस डायरेक्शन में। P2 के दो कंपोनेंट मिले, P2 cos 30, P2 cos 30। तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएंगे और नेट जो फील्ड हो जाएगी इधर हो जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, अगर आपको वेक्टर उतना नहीं पता है तो समझो कि दो वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। रिजल्टेंट का फार्मूला आपको पता है कि R बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा, इस हिसाब से कर सकते हो। ज़्यादा अच्छा होगा कि अभी जो मैंने कहा है उस हिसाब से आप करो। मैं फिर से ये डायग्राम बना रहा हूँ और आप बेटा ध्यान से देखो। These are two vectors, equal vectors P1, P2. This is just like x-axis and this is y-axis. इधर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को बोलेंगे i कैप, इधर माइनस i कैप, इधर j कैप, इधर माइनस j कैप। ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, ये एंगल भी 30 है। P1 के कंपोनेंट ले लो तो P1 का कंपोनेंट इधर मिल जाएगा P1 cos 30 और इधर मिल जाएगा P1 sin 30। P2 के कंपोनेंट इधर ले लेंगे तो ये मिल जाएगा P2 cos 30, P2 sin 30। अब ये P1 sin 30 P2 sin 30 के इक्वल है, क्योंकि P1 P2 के इक्वल है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो नेट रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में होगा, मीन्स माइनस वाई का डायरेक्शन हो जाएगा। और नेट डाइपोल मोमेंट को अगर मैं P कहूँ तो P हो जाएगा P1 cos 30 प्लस P2 cos 30, और डायरेक्शन हो गई इधर की तरफ। यानी कि अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म लिखूं तो ये पूरा हो जाएगा माइनस जे कैप। इसी दिशा भी है y की उल्टी दिशा मीन्स माइनस जे कैप, इसी दिशा भी है y की उल्टी दिशा माइनस जे कैप। P1 P2 के बराबर है बेटा, तो सीधे हो जाएगा 2P1 cos 30। अब ध्यान से देखो, मैं इसे मिटा दे रहा हूं, जगह नहीं है, और ये हो जाएगा माइनस जे कैप, अब कुछ नहीं करना है, 2 को 2 रहने दिया, P1 को लिख दिया QL और cos 30 हो गया √3/2
माइनस जे कैप, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और पी वेक्टर हो गया √3 QL माइनस जे कैप। आप चाहो तो इस माइनस को यहां ला दो, तो माइनस को यहां ला दिया तो हो जाएगा -√3 QL जे कैप। ये नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया पूरे असेंबली का, और ये ऑप्शन सी मिल जा रहा है। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन ये मिल गया, सी ऑप्शन ये मिल गया। ये क्वेश्चन इजी हैं और बड़े आराम से हो गए। डाइपोल्स के बीच कितना फोर्स लगता है या किसी पर्टिकुलर चार्ज पर डाइपोल कितना फोर्स लगाएगा, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, लेकिन बिना पोटेंशियल के वहां गए फील्ड और फोर्स पर यही 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और एक टाइम पीरियड पर क्वेश्चन बनता है। इन 3 क्वेश्चन की हम बात करेंगे अगले वीडियो में बेटा। तब तक के लिए महादेव।